मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था पाठ चंद्रग्रहणा से लौटती वेद, उसका एक पद्यांश पढ़ा था चंद्रग्रहणा से लौटती वेद का, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पद्यांश। तो पहले वाले पद्यांश को एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली, देखी पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए दूं हृदय का दान उसको। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो कवि हैं वो प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। तो यहाँ पर देख आया चंद्रग्रहणा, कवि है वो चंद्रग्रहणा नामक स्थान से वापस लौट रहे हैं, और उसे लौटते समय उन्हें एक खेत में की प्राकृतिक जो सुंदरता है वह उनके मन को भा जाती है, और वो वहीं बैठकर उस खेत की सुंदरता को निहारने लगते हैं। उन्हें एक चने का पौधा दिखाई देता है, और चने के पौधे का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि ये जो चने का पौधा है उसने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है और अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा बांध रखा है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वह दूल्हे के रूप में सज धज कर खड़ा है। उसी के साथ में एक कृष गात्र मतलब कमजोर शरीर वाली अलसी का पौधा उन्हें दिखाई देता है। तो वो अलसी को नायिका मान लेते हैं, प्रेमिका मान लेते हैं, दुल्हन मान लेते हैं, और कहते हैं कि अलसी है वह बड़ी ही जिद्दी है, कमजोर शरीर वाली है, उसकी कमर है वह लचीली है। वह कह रही है कि जो मुझे, उसने नीले रंग की ओढ़नी, क्योंकि अलसी के ऊपर नीले रंग का फूल आया हुआ है, और वह नीले रंग की ओढ़नी ओढ़कर कह रही है कि जो मुझे छुएगा, जो मुझे स्पर्श करेगा, जो इस फूल को स्पर्श करेगा उसे मैं अपने हृदय का दान दे दूंगी। अर्थात कहने का भाव है कि जो अलसी का पौधा है वह नायिका के समान सज धज कर खड़ा है, तथा उसका स्पर्श करने से जो भी उसका स्पर्श करेगा वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाएगी। तो ये तो पहले वाले पद्यांश का सार था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पद्यांश। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयान, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधार, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां। और सरसों के न पूछो, उससे पहले तो कवि ने चने का और अलसी का मानवीकरण किया है। यहाँ पर जो कवि है वह सरसों का पर मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयान, कि खेत में जो सरसों उगी हुई थी वह काफ़ी बड़ी हो गई है। और सरसों की न पूछो, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसल है, चना है, सरसों है, ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सरसों है, सरसों का पौधा है, वो जो खेत में उगी सरसों है वह बहुत बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, और उस पर पीले रंग के फूल आ गए हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयान, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधार, कि जो सरसों है वह काफ़ी बड़ी हो गई है, हो गई सबसे सयानी। सयानी का अर्थ होता है युवा होना, विवाह की उम्र को प्राप्त हो जाना। तो कवि को मैं पहले कह रही हूँ कि पूरी कविता में कवि ने क्या किया है, मानवीकरण किया है। तो यहाँ सरसों का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, कि जो सरसों है वह तो काफ़ी समझदार हो गई है, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है, यानी सरसों का जो पौधा था वह काफ़ी बड़ा हो गया है। हाथ पीले कर लिए हैं, यानी उसके ऊपर, सरसों के ऊपर पीले रंग के फूल आ गए हैं, और पीले रंग के फूल आने से कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह युवावस्था को, जवानी को प्राप्त हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधार, हाथ पीले कर लिए, हाथ पीले करना एक मुहावरा है, विवाह कर देना। तो जो वह युवावस्था को प्राप्त हो गई है, विवाह की उम्र के लायक हो गई है, तो वह अपने हाथ पीले करने के लिए ब्याह मंडप में, ब्याह मतलब विवाह का जो मंडप है उसमें आ गई है, पधारी मतलब आ जाना। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी,
कवि कह रहे हैं कि सरसों पर जो पीले रंग के फूल आए हैं उनसे कवि कल्पना कर रहा है कि जो सरसों है वह विवाह की उम्र को प्राप्त हो गई है, और वह युवावस्था को जब प्राप्त हो गई है, विवाह के लायक उसकी उम्र हो गई है, तो वह शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, अपने हाथ पीले करने के लिए शादी के मंडप में आ गई। आगे चलिए। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। उस पूरे वातावरण को देखकर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे फाल्गुन मास स्वयं फाग के गीत गाता हुआ वहां पर आ गया हूँ। फाल्गुन मास जब आता है होली के आसपास, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, और होली के आसपास फागुन में फाग के गीत गाए जाते हैं। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत। तो कवि कह रहे हैं कि जब ये दृश्य वो देख रहे हैं, कहीं चने का, कहीं अलसी का, कहीं सरसों का विवाह हो रहा है, तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे फाल्गुन मास स्वयं फाग के गीत गाता हुआ वहां पर आ गया हो। यहाँ तक क्लियर? और जो पंक्तियों का, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो इन दो पंक्तियों का देखो, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर, स्वयंवर चुनने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है स्वयंवर। पहले की आपने देखा होगा कि पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वह अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए, अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए स्वयंवर आयोजित करते थे। स्वयंवर में क्या होता था कि वो अपनी कोई एक शर्त रखते थे, और जो उस शर्त में को पूरा कर देता था उसकी पुत्री उसी के अनुसार उस वर का चुनाव करती थी। स्वयंवर चुनने की जो प्रक्रिया होती थी वो क्या कहलाती थी? स्वयंवर। और स्वयंवर में स्वयं उपसर्ग भी। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहा है कि इस दृश्य को देखकर कुछ आश्चर्य भी हो रहा है कवि को। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में स्वयंवर की जो प्रक्रिया है, स्वयंवर स्वयंवर चल रहा हो या स्वयंवर हो रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि को बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है। वो कहता है कि ऐसा मैं देख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर खेतों में क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है कि खेत, क्योंकि कहीं पर तो जो अलसी है वो कह रही है कि जो मेरे नीले पीले फूल को स्पर्श कर लेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात जो मुझे छुएगा मैं उससे के प्रति आकृष्ट हो जाऊंगी, प्रेम करने लग जाऊंगी। यहाँ जो सरसों है उस पर भी पीले रंग के फूल आ गए हैं, विवाह का मंडप सजा हुआ है, लोकगीत गाए जा रहे हैं। तो ये सारा वातावरण कब होता है? विवाह के समय में। लोकगीत भी गाए जाते हैं, कन्या के हाथ पीले भी किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों से मंडप को सजाया भी जाता है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि खेतों में स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर की प्रक्रिया चल रही है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और उस पर प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। आंचल हिल रहा है मतलब देखो, प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल, आंचल होता है सामियाना, पर्दा, और तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति का प्रेम रूपी उस स्वयंवर प्रक्रिया को कवि देख रहा है कि खेतों में स्वयंवर प्रक्रिया चल रही है, स्वयंवर हो रहा है, और प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। अर्थात पीली जो सरसों है वो खेतों में लहरा रही है, एकांत स्थान है, और ऐसा लग रहा है दूर दूर तक जैसे प्रेम का वातावरण बना हुआ है। आगे देखो, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, इस विजन में वी जन, वी उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। जन मतलब लोग और वी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है रहित। क्या होता है? रहित मतलब लोगों से जो रहित है, सुनसान है, निर्जन है, जहाँ पर कोई लोग नहीं है। वह जो स्थान है जहाँ पर कवि प्रकृति का निरीक्षण कर रहा है, उसका मानवीकरण कर रहा है, उस दृश्य को देख रहा है, वह जो स्थान है वह इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से। व्यापारिक मतलब जहाँ व्यापार होता है, व्यापार से संबंधित, व्यापार प्लस इक, व्यापार से संबंधित। तो व्यापार कहाँ होता है? शहरों में होता है, नगरों में होता है। तो दूर व्यापारिक नगर से ये जो स्थान है वह लोगों से रहित, सुनसान है, और व्यापारिक शहर के कोलाहल से दूर है।
नगर के कोलाहल से दूर है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, यह जो स्थान है यह लोगों से रहित है और व्यापारिक नगर से यानी शहरों से दूर है। यह जो स्थान है वह बड़ा ही शांत है और मनोरम है, क्योंकि शहर व्यापार नगर में देखो जहाँ व्यापार होता है वहाँ क्या होता है, कोलाहल होता है, शोर होता है। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो स्थान है वह लोगों से रहित, सुनसान और व्यापारिक नगर यानी शहरों के शोर शराबे से, कोलाहल से दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। जब शोर नहीं है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, लोगों से रहित है, तो वहाँ पर क्या है, प्रेम का वातावरण बना हुआ है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि कवि कह रहे हैं कि यहाँ खेतों में प्रेम भाव की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी प्रेम का वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ प्राकृतिक आभा, प्राकृतिक शोभा लहला रही है, दिखाई दे रही है। किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, किसी तरह का कोई कोलाहल नहीं है, लोगों से रहित है। तो ये जो स्थान है वह प्रेम के वातावरण से परिपूर्ण है। और पैरों तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहर। कवि कह रहे हैं कि कवि जहाँ पर बैठा हुआ है उस स्थान पर नीचे नीचे उस खेत के नीचे पैरों तले यानी नीचे की तरफ एक तालाब है। पोखर का मतलब तालाब है। उठ रही उसमें लहरें, उसमें भी लहरें उठ रही है। भाई तालाब है और तालाब में जब हवा चलती है तो हवा के साथ क्या होता है, जल में क्या होता है, लहरें उठने लगता है। उसकी जो स्थिरता है, जो चंचलता बढ़ जाती है, और चंचलता जब हवा बढ़ती है तो उसमें लहरें उठने लग जाती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक बार दोबारा देखें। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि कह रहे हैं कि अब सरसों की आगे वर्णन करते हुए, सरसों के खेत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरसों खेत में जो उगी हुई सरसों का पौधा था वह काफ़ी बड़ा हो गया है और उस पर पीले रंग के फूल आ गए हैं। यानी वह यहाँ पर फिर मानवीकरण करता है, तो वह कह रहे हैं कि वह युवावस्था को प्राप्त हो गई है, यानी उसकी उम्र विवाह के लायक हो गए हैं और उसने अपने हाथ पीले करके वह शादी के मंडप में पधार गई है। हाथ पीले कर लेना मतलब विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं फाल्गुन मास फाग के गीत गाता हुआ वहाँ पर उपस्थित हो गया। कवि कह रहे हैं कि मैं जब देखता हूँ ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर प्रक्रिया चल रही है और उस स्वयंवर प्रक्रिया में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस विजन में कवि जहाँ पर है वह जो स्थान है वह लोगों से रहित है और व्यापारिक नगर से दूर है, यानी शोर शराबे से दूर है। और वहाँ पर प्रेम का वातावरण, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी प्रेम का वातावरण बना हुआ है। कवि जिस खेत पर बैठा हुआ है उसके नीचे एक तालाब है जिसमें लहरें उठ रही है। शब्दार्थ मैंने सारे बता। युवा का अर्थ होता है, सयानी का अर्थ होता है युवा, समझदार, हाथ पीले करना, विवाह होना, पधारी, आई, फाग, होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत, विजन, सुनसान, निर्जन, अनुराग, प्रेम, लाल रंग भी अनुराग का ही वो अर्थ होता है। पोखर का अर्थ क्या होता है, तालाब। ये तो आपका सारा क्या था, काव्यांश। अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखो। एक तो है शब्दार्थ लिखो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, काव्यांश की व्याख्या की